आने लगी, हो गया, ठीक ठीक। तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं आपका अपना साथी, आपका अपना मित्र, आपका स्वागत करता हूं आपकी पसंदीदा क्लास में, फिजिक्स की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, एक बार सारे साथी जुड़ जाइए फटाफट आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, बिहार बोर्ड का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट। प्रणाम, आभार, अभिनंदन। फटाफट जुड़ जाइए जल्दी से, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास की बात करी जाए तो सबसे पहले एक सूचना कि अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं ऑर्डर किया तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, दिए गए नंबर पे। तो अब स्वागत करता हूँ आपका आपकी पसंदीदा फिजिक्स की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व और द्रव्य, और इसके अंतर्गत टॉपिक है पदार्थों के चुंबकीय गुण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे। कल हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति में तीव्रता जानी थी, और आज हम लोग पदार्थों के चुंबकीय गुण भी सीखेंगे। तो इस तरीके से हम आज दो टॉपिक के बारे में कंप्लीट अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। कल हमने इसे स्टार्ट कर दिया था, आज इसे एंड भी करेंगे, और इसको एक नया टॉपिक भी आज हम लोग सीखेंगे। इतनी सी चीज़ें हैं सीखने के लिए। चलिए देखते हैं फिर फटाफट फटाफट। भाई साहब, कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था। कल हम लोग ये कर रहे थे, याद है वो आपको। कल हम लोग ये कर रहे थे, कल हम लोग ये कर रहे थे भैया, मंथली एग्जाम के बारे में क्या सोचे। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या सोचा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। देखो बाबू, मंथली एग्जाम के बारे में ये सोचा गया है कि पहली चीज़, आपने तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। तीसरा और चौथा चैप्टर क्या कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तीसरा और चौथा दो चैप्टर आएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, दो चैप्टर आएंगे पहली बात, ठीक है। और जैसे पैटर्न पहले था, जैसे पहले पैटर्न हुआ था, जिस पैटर्न पे पहले पेपर आया था सेम पैटर्न पे आएगा, दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़, और मैंने इसमें जो है तीसरे चैप्टर का भी 70 ऑब्जेक्टिव करा दिया था। तीसरे चैप्टर का 70 ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा, मैंने कराया था वाई टी पे कराया था ना। और क्या कराया था, और कराया था आपको याद होगा, अभी वीकली टेस्ट कराया था संडे को भी वीकली टेस्ट की क्लास गई थी। किसने किसने देखी, नहीं देखी तो जाके देखिएगा। वीकली टेस्ट में मैंने चौथे चैप्टर को अच्छे से बता दिया, चौथे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया। तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर है। अगर बात रही सब्जेक्टिव की, तो चौथे चैप्टर का सब्जेक्टिव करा दिया है, तीसरे चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑलरेडी कराया जा चुका है। तीसरे और चौथे चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पर करा चुका हूँ। तो ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है, सब्जेक्टिव भी हो चुका है, चैप्टर को आपने पढ़ भी रखा है, ठीक है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बात रही कि आज क्या करना है, तो आज जो है आज आपकी 11 बजे वाई टी पर एक फिज़िक्स की क्लास है। वाई टी पर किसकी क्लास है भाई, फिज़िक्स की क्लास है। वाई टी पर फिज़िक्स की क्लास है, और फिज़िक्स में मैं ला रहा हूँ लगभग 80 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। 80 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे अगर क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं फंसने वाले, ऑब्जेक्टिव सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से बन सकते हैं, जितने भी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से बन सकते हैं, तो आपका रिवीजन कराने के लिए 11 बजे वाई टी पे आ रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़, ये पहली चीज़ हो गई भाई। 11 बजे वाई टी पर मैं आ रहा हूँ आपका रिवीजन लेकर के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो 11 बजे कहाँ मिलना है, अभी 11 बजे, अभी 11 बजे 8 बजे, 9, 10, 11, ठीक है। हाँ, तो 11 बजे आपको वाई टी पे मिल जाएंगे हम लोग, पूरा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का संपूर्ण रिवीजन करने के लिए। वक्त के बाहर से कोई क्वेश्चन असंभव है बनना, ठीक है। मतलब सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगा रिवीजन करके। लेकिन यार देखो, जब क्वेश्चन बनने की बात आती है ना, जब हम क्वेश्चन बनने की बात आती है, तो एक टॉपिक को अगर आपने समझ रखा है, एक टॉपिक को अगर आपने समझ रखा है, तो एग्जामिनर उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने किरचॉफ का नियम अगर समझ रखा है अच्छे से, तो किरचॉफ के नियम में क्या ही क्वेश्चन बनाएगा, कैसा भी क्वेश्चन घुमा देगा, आप कर लोगे, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए, कैसे क्या डेरिवेशन, याद अच्छे से डेरिवेशन पहले पढ़ लेना, डेरिवेशन अच्छे से सारे पढ़ लेना। जैसे एक डेरिवेशन, उसमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति है, कौन कौन से नियम के ओम के नियम की व्युत्पत्ति है, उसे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति है, कुछ कुछ जरूरी चीज़ है, उसको उसको तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, कलर कोडिंग के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और एक फार्मूला, जो ये वाला फार्मूला है, आई बराबर NE/AV/डी, ये वाला फार्मूला प्रूविंग देख लेना। पूरा चैप्टर एक बार रफली जो है रिवाइज मार लो यार,
ठीक है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दो चैप्टर है, इसको एक बार रफली एक बार अच्छे से घर में बैठ के आज रिवीजन कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, परेशान नहीं हो। सब्जेक्टिव का क्लास ले लीजिए। सब्जेक्टिव का क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ बाबू, सब्जेक्टिव का क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा, जो आज ऑब्जेक्टिव की क्लास रहेगी उसी के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्टिव की क्लास की जो लिंक है मैं उसे पिन कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आज मल्टीपल क्लासेस है, दिन में बहुत सारी क्लासेस है मेरी, ठीक है। तो आप क्या करना, सब ऑब्जेक्टिव की वीडियो के नीचे सब्जेक्टिव की जो लिंक है मैं उसे पिन करा दूंगा, आप वहीं से सब्जेक्टिव की वीडियो देख लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी 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 पढ़ लेते हैं, जल्दी से छुट्टी कर देंगे, ठीक है, जल्दी से पढ़ के जल्दी छुट्टी कर देंगे फटाफट, ठीक है। देखते जाइए जल्दी जल्दी। हमने क्या कहा भाई, नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाली थी, कल याद है ना, पूरा याद है, पूरा याद है, एक बार रिवीजन मार देते हैं जल्दी से, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एक चुंबक रखा हुआ है, चुंबक का यहाँ देखा हुआ है साउथ पोल, इस कारण यहाँ से जो ध्रुव सामर्थ्य है उसका -m है, यहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा है, इस कारण इसका ध्रुव सामर्थ्य +m है, बीच में इसका पॉइंट है मध्य बिंदु, इसको O से प्रदर्शित किया गया है, आधा दूरी इसका L, आधा दूरी L, इस तरीके से हमारे पास एक चुंबक लिया है हमने, ठीक है। इस चुंबक को बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है सर, इतना जान गए। अब इसके नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर जब किसी भी बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं, वास्तव में ये बिंदु P जो है इसके केंद्र से r दूरी पर निरक्ष बिंदु है, क्या है, निरक्ष बिंदु। निरक्ष मतलब क्या, ये तो हो गई अक्ष और ये हो गई निरक्ष, ठीक है, मतलब लंबवत स्थिति में कोई एक बिंदु है, बिंदु P, जहां पर हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। तो चुंबकीय द्विध्रुव में ये एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, पहले तो इस ध्रुव के कारण तीव्रता निकाली गई, कहा गया तीव्रता जो है नॉर्थ पोल के कारण Bn जो होती है बाहर की तरफ होगी, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद साउथ पोल जो है इसके कारण जो यहाँ पे तीव्रता होती है वो किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। चुंबकीय सुई अगर यहाँ रखोगे ना, चुंबकीय सुई ऐसे रहेगी, अगर यहाँ पे चुंबकीय सुई रखोगे, चुंबकीय सुई कैसे रहेगी, दिशा कैसे करेगी, उधर करेगी। यहाँ पर चुंबकीय सुई रखोगे साउथ पोल के कारण दिशा, यहाँ पे चुंबकीय सुई की दिशा साउथ पोल के कारण यहाँ पर दिशा ऐसे होगी, ठीक है। तो आप कुल मिला कह सकते हैं साउथ पोल के कारण तीव्रता इधर होती है, नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता इधर होती है, इस पॉइंट पर, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल है ही नहीं है, साउथ पोल को एकदम ढक लो, साउथ पोल को ढक लो बिल्कुल, सिर्फ नॉर्थ पोल रहेगा तो चुंबकीय सुई आपकी उधर पॉइंट करेगी। और अगर मैं सिर्फ नॉर्थ पोल को बिल्कुल ढक लूँ, कवर कर लूँ, सिर्फ साउथ पोल के कारण अगर मैं यहाँ पे तीव्रता निकालना चाहूँ तो चुंबकीय सुई मेरी ऐसे इधर तरफ घूमी रहेगी। इस कारण से हम जान पाते हैं कि इधर तरफ तीव्रता इधर होगी, साउथ पोल के कारण तीव्रता इधर होगी, नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता ऊपर होती है, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, इसको दो घटक में वियोजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ थीटा एंगल बन रहा था, यहाँ थीटा एंगल बन रहा था, मैंने कहा यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा, अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा। इस प्रकार से जो Bn है हमारा, उसका एक घटक इस दिशा में काम करेगा जो कि हो जाएगा Bn cos थीटा, और Bn का एक घटक इस दिशा में जो कि Bn sin थीटा। दो घटक Bn के तोड़े, ठीक है, दो हिस्से Bn के तोड़ दिए। उसी प्रकार से जो हमारा ये था Bs, ये आप Bs देख रहे हो, Bs को भी दो हिस्सों में तोड़ेंगे। कौन कौन से हिस्से होंगे, एक होगा हमारा इस दिशा में, और एक होगा हमारा इस दिशा में, माने एक x अक्ष की दिशा में, एक y अक्ष की दिशा में, ऐसे, ठीक है। तो x अक्ष की दिशा में Bs का जो घटक टूटा वो है Bs cos थीटा, और y अक्ष की दिशा में Bs का जो घटक टूटा नीचे वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये Bs sin थीटा। तो इस तरीके से हमारे सारे बन गए। अब बात ये आती है भैया कि यहाँ पे कुछ हिस्से जो है इसके खत्म कट जा रहे हैं, कुछ हिस्से बचे हुए हैं, कुछ हिस्से इसके कट जा रहे हैं, कुछ हिस्से बचे हुए हैं। कैसे सर, तो यहाँ पे भाई साहब मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बताता हूँ कि एक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कि इधर तरफ दिशा गई है, एक सेकेंड रुक जाइए, मान लीजिए इधर तरफ दिशा गई है, ये Bn हो गया, और क्या हो गया, ये Bs हो गया, इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। ये हमारा Bn है और ये हमारा Bs है, इस तरीके से हमने बनाया, मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P। अच्छा, इसी को दो घटक में आपने तोड़ा था, दो घटक में आपने तोड़ा था, किस किस घटक में तोड़ा था भैया, आप कहोगे सर जो Bn था ना उसको एक तो इस दिशा में तोड़ा था और एक इस दिशा में तोड़ा था, तो Bn के दो घटक टूट गए, एक हमारा टूट गया, इसके साथ थीटा बन रहा था, तो एक बन गया हमारा Bn cos थीटा, और एक क्या बन गया था, इधर वाला बन गया था Bn sin थीटा, ये बन गया था सर, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, इसी तरीके से अगर Bs का इसकी दिशा में थीटा एंगल बन रहा था तो हमने Bs का इस दिशा में हमने ले लिया था एक, क्या ले लिया था, एक हमने ले लिया था Bs का cos थीटा, एक हमने ले लिया था Bs का cos थीटा,
बी एस का अगर इसके साथ थीटा बन रहा था तो हमने इस दिशा में बी एस का ले लिया था कॉस थीटा, और इस दिशा में बी एस का ले लिया था क्या, इस दिशा में बी एस का क्या ले लिया था भाई, साइन थीटा। क्या ले लिया था, साइन थीटा। तो यहाँ पे ले लिया था इस दिशा में साइन थीटा। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें। तो इस तरीके से चीज़ें हुई थी पूरी, ठीक है। तो हमने बी एस का इस दिशा में जो घटक लिया वो लिया बी एस साइन थीटा, और इस दिशा में जो घटक लिया था वो लिया था बी एस कॉस थीटा। ये पूरा कंसेप्ट था हमारा। और फिर हमने कहा था कि चूंकि ये दोनों टूट गए हैं, ये दोनों अपने हिस्सों में टूट गए हैं, तो इनको उठा के फेंक दो। अगर ये टूट गए हैं तो इनको निकालो, यहाँ से फेंको, इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनका कोई काम नहीं है। तो टूट गए ना, इनके तो टुकड़े हो गए, इनके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब टुकड़े टुकड़े हो गए तो भाई इसके और इसके कारण यहाँ पर कोई भी इस पॉइंट पर तीव्रता नहीं पाई जाएगी। इस पॉइंट P पर इसके और इसके कारण कोई तीव्रता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जितना बी एन साइन थीटा है उतना ही बी एस साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट दिशा में है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दिए। बी एन साइन थीटा ऊपर की तरफ, बी एस साइन थीटा नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही रूपेश ना? हाँ भैया कल छुट्टी है क्या? नहीं छुट्टी तो नहीं है यार, छुट्टी तो नहीं है। पिछली बार भी नहीं हुई थी, इस बार भी नहीं होगी। कोशिश रहेगी, देखो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अभी मैं टीम से बात करूंगा, टीम डिसाइड करती है यार, छुट्टी उट्टी का हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, पहले तो जानो, ठीक है। कब छुट्टी रहेगी कब नहीं रहेगी वो विद्याकुल की टीम डिसाइड करती है। टीम से पूछेंगे, टीम ने कह दिया छुट्टी है, मैं छुट्टी मान लूँगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो, आगे देखो, फिर आगे देखो, जल्दी जल्दी देखो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भैया बी एन साइन थीटा बी एस कॉस थीटा, तो ये दूसरे एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। इसको भी हटा दे, इसको भी हटा दो, चलो भाई तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुमने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, हट जाओ। तो ये तो सब हट गए, ये सब हट गए। कौन बचा यहाँ पे, बिंदु पी पर कौन बचा, सिर्फ सब हट गए तो कौन कौन बचे बिंदु पी पर, बिंदु पी पर बचा, कैंसिल क्यों, अच्छा कैंसिल क्यों कह रहे हो, ओहो कैंसिल क्यों भाई साहब, ये तो सिस्टम है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल क्यों कर रहे हैं, आपका कहना ये है। चलो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, एक बॉक्स है, एक बॉक्स पर 3 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लग रहा है, 3 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लग रहा है। बताओ बॉक्स पर परिणामी बल, बॉक्स किधर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। 3 न्यूटन नीचे बल लग रहा है, 3 न्यूटन ऊपर लग रहा है, बॉक्स किधर की तरफ जाएगा, नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है, ऊपर जाएगा। किधर जाएगा बॉक्स, बॉक्स जाएगा किधर, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आप कहोगे सर बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, आंसर होगा सर कहीं नहीं जाएगा, बॉक्स बॉक्स यहीं रहेगा। इसका मतलब क्या, बॉक्स पर बल का अनुभव हो रहा है, बॉक्स पर तो दो दो बल लग रहे हैं ना, बॉक्स पर दो दो बल लग रहे हैं, फिर भी बॉक्स कहीं जा रहा है, बॉक्स कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। मतलब क्या है, बॉक्स पर परिणामी बल, परिणामी बल अनुभव ही नहीं हो रहा, परिणामी बल शून्य है। बात समझ में आई? तो बॉक्स कहीं जा नहीं रहा ना, परिणामी बल शून्य हो गया, 3 न्यूटन कैंसिल, खत्म, बॉक्स पर कोई बल नहीं लग रहा। इसी प्रकार से ये जो हमारा बी एन साइन थीटा है, बी एस साइन थीटा है, दोनों आपस में बराबर हैं। आप कहोगे सर कैसे हम मान लें बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा बराबर है, कैसे माने सर, आप कह देंगे हम मान लेंगे। बताओ जरा, कल निकाले थे कि नहीं, कल निकाले थे बी एन और बी एस, कल बी एन और बी एस निकाले थे, क्या दोनों बराबर है, कल बी एन बी एस निकाले थे, क्या दोनों बराबर है, बराबर है कि नहीं है कि नहीं है, बी एन और बी एस बराबर है कि नहीं है। आप कहोगे सर दोनों ही तो एक है, ये दोनों एक है, जब दोनों एक है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, इन दोनों के कारण यहाँ पे कोई तीव्रता, इन दोनों के कारण यहाँ पे कोई तीव्रता नहीं होगी, कोई तीव्रता नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई तीव्रता इन दोनों के कारण नहीं पाई जाएगी। इसको फेंको, इसको फेंको, हटाओ। अब बात समझ में आई क्यों हमने कहा कि इन दोनों के कारण तीव्रता नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में है बराबर, और जब बराबर हैं तो फिर इनके कारण कोई भी तीव्रता यहाँ पे पाई नहीं जाएगी, बात खत्म। चलो सर ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता किसकी वजह से होगी, फिर किसकी वजह से होगी, बताओ जरा, किसकी वजह से परिणामी तीव्रता होगी बिंदु पी पर। सब तो खत्म हो गए, ये दो हिस्से थे इसके बी एन बी एस, उसने दो पार्ट में तोड़ दिया खुद को, तो वो खत्म हो गया। ये दोनों बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा वो खत्म हो गए, उनके कारण कोई तीव्रता लग नहीं रही। तो तीव्रता होगी किसके कारण, मैंने कहा इन दोनों के कारण होगी बस, बिंदु पी पर तीव्रता। कौन कौन है वो दोनों, बी एन कॉस थीटा बी एस कॉस थीटा, इन दोनों के कारण ही बिंदु पी पर तीव्रता होगी। क्यों होगी भाई, भाई साहब आप जानते हैं एक बक्सा है, 3 न्यूटन की ताकत से इधर खींचा जा रहा है, 4 न्यूटन की ताकत से और इंसान आया, दूसरा इधर खींचने लगा,
तो भाई इस बक्से पर टोटल कितना बल लगने लगा? 3 न्यूटन की ताकत से कोई इंसान इधर बल लगा रहा है, 4 न्यूटन की ताकत से दूसरा इंसान आया इधर बल और लगाने लगा। बताओ बक्से पर टोटल बल कितना लग रहा है? आप कहोगे सर 7 न्यूटन का। तो बक्से पर नेट बल इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा? उसी प्रकार से बिंदु P पर यहाँ पे नेट तीव्रता किधर होगी? एक बी एन कॉस थीटा इधर है, बी एस कॉस थीटा भी इधर है, दोनों इधर ही है। तो इस पॉइंट पर नेट तीव्रता की दिशा किधर होगी? इधर है होगी, इधर है होगी दिशा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बात समझ? तो यहाँ पर हमने नेट तीव्रता कहा कि भाई दोनों को जोड़ दो, जैसे आपने 4 और 3 जोड़ के 7 कर दिया, वैसे ही मैं कहा बी एन कॉस थीटा बी एस कॉस थीटा दोनों को जोड़ दो। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर जोड़ देते हैं। मैंने कहा कॉस थीटा कॉमन ले लो, आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे खट्टा से, बी एन प्लस बी एस अंदर बचा रह गया। सिंपल सी तो बात थी, बताइए, सिंपल सी तो बात थी। यहाँ तक सबका हो गया था। कल यहीं तक किया था हमने, कल यहाँ तक हमने कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। याद नहीं है तो कॉपी पेन निकालिए, साथ में करते हैं। कॉपी पेन निकालिए, साथ साथ करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे करते हैं फिर। बी एन प्लस बी एस, बी एन और बी एस की वैल्यू कितनी निकाली थी आप बताओ जरा से? बी बराबर बी एन की वैल्यू कितनी निकाली थी भाई? निकाली थी म्यू 0/4 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। म्यूज बी एन की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। म्यू 0/4 पाई, और क्या है, और क्या रखे भाई, एम अपॉन में अंडर रूट, एम अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये किया है, ठीक है। प्लस में बी एस का वैल्यू कितना है भाई? बी एस का वैल्यू कितना है? बी एस का वैल्यू है म्यू 0/4 पाई, और क्या है, एम अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। दोनों ही तो सेम है। इनटू में कॉस थीटा की वैल्यू कौन रखेगा भाई? कॉस थीटा की वैल्यू कौन रखेगा? ए कॉस थीटा कहाँ है? कॉस थीटा, हे कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मिलेगा। चलो यहाँ पे बताओ कॉस थीटा कहाँ मिलेगा? यहाँ पे ये त्रिभुज देखो, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, इस त्रिभुज को ध्यान से देखना बाबू, इसको ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। ऐसे ऐसे ये त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है त्रिभुज, त्रिभुज बन रहा है, बताओ बन रहा है ना त्रिभुज? कहोगे हाँ सर बन रहा है त्रिभुज। चलो सर अगर त्रिभुज बन रहा है आपका, तो फिर आप यहीं पर कॉस थीटा लेना है आपको। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कण होता है। क्या होता है? कॉस आधार बटे में कण होता है, यही होता है ना कॉस थीटा? हाँ सर यही होता है। तो अगर आधार हम लें इसका, तो कोण तो ये है, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, बटे आधार ये हो गया। आधार कौन हो गया इस त्रिभुज में? अगर आप इस त्रिभुज को देखिए तो इस त्रिभुज में आधार कौन है? ये हिस्सा, ये कितना लंबा है? L, तो आधार इसका कितना आया? L। आधार कितना आया? L बटे में कण कितना है? कण तो ये हो गया ना त्रिभुज का। अगर आप इसको त्रिभुज मान रहे हो तो कण तो ये हो गया। फिर कण कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है कण। बताओ समझ में आया कॉस थीटा की वैल्यू? कॉस थीटा की वैल्यू समझ में आया? गुरु बाबू अच्छे से एग्जाम देना, बहुत बढ़िया से मन लगा के, सब बढ़िया होगा, ठीक है। विश्वास रखो खुद पे, सब बढ़िया होगा यार। और एक भाई क्या ही आशीर्वाद देगा, एक भाई बस कामना कर सकता है भगवान से। मैं भी मनाऊंगा भगवान से कि अच्छा जाए आपका एग्ज़ाम, ठीक है। मैं भी मनाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। डेली मैं एक मंदिर होकर के आता हूँ, और डेली मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो भी पढ़ाऊँ अपने बच्चों को समझ में आ जाए, बस इतनी कृपा कर दो भगवान। L अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? यहाँ पे देखो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है त्रिभुज में ये आधार हो जाता है। तो कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कण। आधार हो गया हमारा L रख दिया, कण हो गया हमारा ये, इसको हमने रख दिया, तो आधार बटे कण बन गया। सिंपल तो है ना? तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, रख दें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की जगह पे देखो ब्रैकेट के अंदर तो हमने बी एन रख दिया, बी एस रख दिया, कॉस थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं। कितनी है कॉस थीटा की वैल्यू बताइए जल्दी से? L अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतनी आई है। ओके हाँ सर ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो देखते हैं फिर ध्यान से। बी बराबर यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ 2 बार लिखी है, ये चीज़ और ये चीज़ 2 बार लिखी है। इसको जोड़ें कैसे? कौन बच्चा बताएगा इसको कैसे जोड़ें? अच्छा आप बताओ, कहीं पर अगर x प्लस एक्स लिखा रहे, ये कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स लिखा रहे, एक ही चीज़ 2 बार लिखी रहे, तो हम इसको कैसे जोड़ते हैं? हम इसको बस ऐसे जोड़ते हैं, 2 लिख देते हैं,
एक को x से गुणा कर देता है ऐसे, एक x लेंगे इसको ऐसे लिख देंगे, x और x 2x हो जाएगा। अगर कोई ऐसे कहे आपसे 4x + 4x, अब बताओ क्या करोगे? आप कहोगे सर 2 लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए किससे? एक 4x से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8x हो गया। तो 4x मिलके कितना हो गया? 8x हो गया। तो बात समझ में आई कैसे जोड़ते हैं? सेम जो चीजें होती हैं, जो चीजें सेम होती हैं, उनको जोड़ने का तरीका बस सिंपल है। आप 2 लिख दीजिए, उसमें से कोई भी एक चीज उठाइए, कोई भी एक चीज उठाइए, कोई भी एक चीज उठाइए, इन दोनों में से उसको यहाँ पे रखिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, जोड़ना है तो। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? कोई भी एक चीज़ उठा लूँ और उसको 2 से गुणा मार दूँ, हो जाएगा काम खत्म। तो मैं 2 से गुणा करके इनमें से कोई भी एक को उठा लेता हूँ ऐसे, μ0/4π, और क्या करूँगा? स्मॉल m अपॉन में √में r² + l² और उसका होल स्क्वायर, ऐसे करके। बात समझ में आई? और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इनटू में इधर भी तो है एक, क्या बचा हुआ है? l अपॉन में कितना है? √में r² + l²। एक बार बताओ यहाँ तक समझ में आया? कॉपी में करोगे साथ साथ तो समझ में आएगा, साथ साथ कॉपी में करते चलोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे कैसे किया मैंने? 2 से मैंने इस चीज को गुणा कर दिया, इस चीज को जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये bn दिया था, bs दिया था, मैंने इन दोनों में से 2 से x को गुणा कर दिया, आ गया मेरा। जोड़ना का तरीका यही है, जोड़ने का तरीका। और कैसे जोड़ोगे इनको? ये बड़ी बड़ी राशियां, इनको कैसे जोड़ोगे? दो बड़ी बड़ी चीजें हैं, इनको जोड़ने का तरीका तो सिंपल है ना। कैपिटल M है सर, नहीं कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m है, स्मॉल m है। कैपिटल M अभी रखेंगे वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए 2 बना है, m बना है, l बना है, ये सब मिल करके कैपिटल M बनेंगे। अभी तो स्मॉल m है, ये अभी स्मॉल m है, ठीक है। स्मॉल m और कैपिटल M में अंतर है, कैपिटल M मैं ऐसे बनाता हूँ, स्मॉल m मैं ऐसे बनाता हूँ। तो आप कहीं भी इस तरीके से देखो, नोक इसकी निकली हुई तो ये स्मॉल m देखना, अगर मैंने ऐसे बना रखा है तो ये कैपिटल M है, ठीक है। चलो अभी देखो क्या समझ में आया? हमने कहा कि भैया ये रखा है 2 बार, हमने इनको 1 बार रखा और 2 से गुणा कर दिया, तो हमारा जुड़ गया, ये दोनों जुड़ गया, इसको हमने इसके साथ रख दिया, बात खत्म। आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे आए, जल्दी बताइए एक बार, सारे साथी एक बार बताइए, नेक्स्ट पेज पे आया जाए, नेक्स्ट पेज पे आया जाए, जल्दी से एक बार बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स पे। आया जाए नेक्स्ट पेज पे? हाँ सर आया जाए। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना? कॉपी में कर रहे हो कि नहीं कर रहे? साथ साथ नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है भाई, फिर तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो यहाँ पे चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दिखाते हैं आपको इसका खेल। और इसका खेल क्या है? और इसका प्यारा सा खेल है छोटा सा। चलो तो छोटे से खेल को हम लोग आगे देखते हैं। तो b बराबर है μ0/4π को इधर रख दीजिए, 2 को अंदर कर दीजिए, μ0/4π को इधर, 2 को अंदर कर दीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ से? b बराबर हमारे पास बचेगा, μ0/4π को हमने बाहर कर दिया और 2 को अंदर कर दिया, तो 2 को अंदर किया तो ऐसे 2 को लिख दो, ऐसे लिख दो, देखो ऐसे स्मॉल m इंटू में 2l, ऐसे करके लिख दो। ये 2 कहाँ से आ गया? देखो ये 2 यही वाला 2 है, मैंने इसके साथ l के साथ लिख दिया। ऊपर गुणा हो रहा था ना, तो मैंने कहा चल अंदर हो जा, गुणा हो जा, गुणा ही हो रहा है तो अंदर चला जा, अंदर उसके साथ गुणा हो जा, तो m इंटू 2l लिख दिया μ0। बात समझ में आई? μ0/4π m इंटू 2l कहाँ से आया? नीचे देखिए क्या क्या चीज़ है, नीचे अगर एक बार देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। नीचे आपके पास √r² + l² का होल स्क्वायर है और √r² + l² है, इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो ध्यान से क्या क्या है, अंडर रूट में r² + l² का होल स्क्वायर है, इंटू में एक और √r² + l² का ऐसे रखा हुआ है। जरा आप मुझे ये बताओ, इसका कोई पावर है? इस हिस्से का कोई पावर यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ? अगर कुछ नहीं लिखा है पावर में तो मैं यहाँ पावर 1 लगा सकता हूँ। आप मुझे बताओ, इसका तो कोई पावर नहीं लगा, इसका तो पावर स्क्वायर है, ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसका तो कोई पावर नहीं है। बताओ समझ में आ रहा है ना? इसका कोई पावर नहीं है तो हमने इसका पावर 1 लगा दिया। अच्छा अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वही यहाँ पे भी लिखी है, मतलब अगर मैं इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे पद को अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इस पूरे पद को अगर मैं x मान रही हूँ तो यहाँ पे x की पावर 1 है। बताओ x का स्क्वायर और x की पावर 1 दोनों गुणा हो रहेंगे तो क्या बनेगा? x की पावर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? गुणा में पावर जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती? बताओ मुझे, गुणा में पावर जुड़ जाती है कि नहीं? इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका 1 है पावर, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा पावर।
मतलब यही चीज रहेगा, लेकिन इसका पावर कितना हो जाएगा, गुणा हो रहा है तो 3 बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज रहेगा, बट इसका पावर कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। इतना आसान सा है, देखो इतना आसान सा है, मैंने सब चीजों को कितना आसानी से तोड़ के समझाया है बाबू, ठीक है, ताकि आपको आराम आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत की बात आए ही ना। म्यू 0/4 पाई, क्या आप ये जानते हैं ये क्या है, स्मॉल m इंटू 2l, आप जानते हो कैपिटल एम है, क्या है ये, कैपिटल एम है, क्या है, कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम रख दिया। नीचे क्या आया, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका पावर 1 है, तो हम ऐसे लिख देंगे अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल पावर कितना लगा देंगे, 2 और 1 मिला के 3 बना देंगे, ऐसे लिख देंगे। बताइए समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सर, अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं कि कितने बच्चे जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2? कितने बच्चे जानते हैं ये? कितने हमारे साथी हैं जो जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का जो वैल्यू होता है ना, एक्स की पावर 1/2 होता है? जानते हो? सब जानते हैं? सारे बच्चे जानते हैं? सब होशियार हो? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अंडर रूट एक्स का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। खा ले, ठीक ठीक। तो अंडर रूट एक्स का जो वैल्यू होता है एक्स की पावर 1/2 होता है, सारे बच्चे जानते हैं? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये बताओ जरा कि अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखा हुआ है, इसका मैं पावर निकालना चाहूं, तो क्या मैं इसको भी वही रूप में लिख सकता हूं? देखो कैसे, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे अपॉन में, नीचे देखो, नीचे देखो, यहाँ पे क्यूब लगा दो इसको ऐसे करके। लेकिन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना, 1/2 ऐसे करके। बात समझ में आई? ये क्यूब तो क्यूब है, लेकिन इस अंडर रूट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 करके, कर सकते हैं ना जी? कहोगे हाँ सर कर तो सकते हैं, हाँ आप कह रहे हैं तो कर ही सकते होंगे। अच्छा आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर जब इस तरीके से हो जाता है ना कि भैया एक पावर के ऊपर दूसरा पावर लगा रहा है, एक पावर है देखिए यहाँ पे 1/2, उसके ऊपर हुआ दूसरा पावर लगा हुआ है। जब कभी सिस्टम ऐसा हो जाए कि भैया x का स्क्वायर हो रखा है, इसके ऊपर 3 हो रखा है, ऐसे 2 पावर हो रखा है, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात तो समझिए, ठीक है। अगर x का पावर यहाँ 1/2 है और इसका हो रखा है क्यूब, तो यहाँ पे जो पावर है ना इसका 1/2, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 1/2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा पावर, बताइए? 1/2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मेरा कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पावर पावर आपस में ऊपर ऊपर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए ध्यान से, पावर पावर मल्टीप्लाई होके b बराबर बन जाएगा हमारा μ0/4 पाई, और क्या बन जाएगा भाई, m/में अंडर रूट में नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना हो जाएगा, 3/2 ऐसे करके, 3/2, 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होके 3/2 बना लिया। ठीक है सर, इतना समझ गए। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर इतना समझ गए हो तो ठीक है, एक बात ये है कि भाई साहब यहाँ पे L अगर बहुत छोटा हो, L बहुत छोटा हो, ठीक है, क्योंकि L छोटा है, ठीक है, यह L यहाँ पे छोटा ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन। अब एक कंडीशन आएगी अब आपके पास, अब एक क्या आएगी, कंडीशन आएगी। अब एक कंडीशन आएगी, पहले तो इसे डिब्बे में अंदर डाल दो, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है, एक फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है, इसको डिब्बे के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगी वो एक कंडीशन आएगी, क्या आएगी, कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या है, यदि जो आपका R है वो क्या हो, बड़ा हो L से, यदि R जो है L से बड़ा है, R क्या है, ऑलरेडी L से बड़ा है, R जो वैल्यू देख पा रहे हो आप बताओ जरा, यहाँ पे देखो L कितना बड़ा है, L कितना बड़ा है, R कितना बड़ा है, कौन बड़ा है, L बड़ा है कि R बड़ा है, L बड़ा है कि R बड़ा है? आप कहोगे सर R बड़ा है, ऊंचाई बड़ी है इसकी, है ना, अक्षीय निरक्षीय स्थिति में ऊंचाई बड़ी है। जब ऊंचाई बड़ी है तो फिर हम क्या करेंगे, यदि R इज ग्रेटर देन L, तब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा L के स्क्वायर से, स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा,
मतलब आप समझदार हो कि कल मैंने उदाहरण से भी बताया था, कल मैंने भी उदाहरण से इसे फिर से बताया था, आप अक्षीय स्थिति में देखे होंगे कि अगर इसका बड़ा होता है कोई भी चीज़, आर अगर बड़ा है एल छोटा है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो और बड़ा हो जाता है, डिफरेंस बड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 और 3 को ही मान लीजिए, 2 और 3 को सिंपल मान लीजिए, आप मानो 2 और 3 को, ऐसे 2 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है बताओ, अंतर कितना है? आप कहोगे सर एक का अंतर है, एक का अंतर है ना 2 और 3 के बीच में, लेकिन जब इसका स्क्वायर कर दोगे, अब बताओ कितने का अंतर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब बताओ कितने का अंतर हो गया? कितने का अंतर हो गया? 5 का अंतर हो गया। स्क्वायर करते ही अंतर बड़ा हो जाता है, वैल्यूज और बड़ी हो जाती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब स्क्वायर हम करते हैं किसी भी चीज का तो वैल्यू और बड़ी हो जाती है, उनके बीच का अंतर और बढ़ जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि स्क्वायर करने पर एल स्क्वायर जो होता है और ज्यादा छोटा हो जाता है। आर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एल स्क्वायर, तब अतः आर की तुलना में एल को नगण्य मानने पर, एल को हम क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। मानने पर, अगर एल को नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? एल को नगण्य मान लिया कि एल है ही नहीं है कुछ, अगर एल कुछ है ही नहीं है तो जरा बताओ क्या हो जाएगा? एल जीरो हो जाएगा। एल को जीरो मान लीजिए, जीरो का स्क्वायर कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा? जीरो का स्क्वायर जीरो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो b बराबर कितना हो जाएगा बताइए? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आएगा, और क्या आएगा? m अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 3/2। ठीक है सर, आर स्क्वायर में से जीरो जोड़ो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर ही रह जाएगा। तो b बराबर कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आ जाएगा, m अपॉन में, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर प्लस जीरो आर स्क्वायर बन गया, और इसका होल पावर कितना लग गया? 3/2, होल पावर लग गया 3/2, ऐसे करके। अब ये 2 और 3/2 आपस में क्या होंगे बताओ जरा से? बताओ जरा से क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे कि जुड़ जाएंगे? मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको बताया ना, बताओ ध्यान से, भी बताया कि अगर x का स्क्वायर लगाओ उसके ऊपर पावर 1/2 लगा हो तो क्या हो जाएगा बताओ? पावर यहाँ गुणा हो जाती है, मतलब x का पावर 2 गुणा 1/2 कट के कितना बचा? x का पावर सिर्फ 1 बचा। बात समझ में आया? x का पावर अगर 3 लिखा हो उसके ऊपर 1/2 लिखा हो ऐसे करके, तो गुणा हो जाएगी पावर आपस में, कितना हो जाएगा? x का पावर 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी? जब 2 के ऊपर 3/2 लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी? आपस में गुणा हो जाएगी, और गुणा हो जाएगी पावर तो क्या बना लेंगे बताओ? 2 में से 3/2 का गुणा करके बताओ, 2 गुणे 3/2 ऐसे करके गुणा करके बताओ कितना हो जाएगा आर का पावर? 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। तो आर का पावर यहाँ कितना हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर? b बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या हो जाएगा? ऊपर बचा है कैपिटल M और नीचे बचेगा r3, नीचे बचेगा r3। बताओ क्या इतना बात समझ में आ गया सब बच्चों को? जल्दी से बताओ। मात्रक लगा देना, टेस्ला, कहानी खत्म। मात्रक भी इसका चलो लगा देते हैं, टेस्ला। हो गया सबका? एल को उपेक्षित करने पर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। उपेक्षित मतलब होता है, मैं पहले उपेक्षित ही लिखता था, आपको मैं बता दूं, पहले मैं नगण्य की बजाय उपेक्षित शब्द इस्तेमाल करता था। ठीक है, उपेक्षित भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, उपेक्षित मतलब होता है नहीं मान रहे, जो करना हो कर लो। उपेक्षित मतलब क्या होता है? नहीं मान रहे, नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तुम बहुत छोटे हो, जब बच्चा छोटा हो तो हमको कहते हैं कि तुमको नहीं मान रहे, तुमको जीरो मान ले रहे हैं, चलो छोड़ो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जीरो मान लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, हो गया सबका? हो जाएगा कॉपी में? कॉपी में हो जाएगा? एक बार रिपीट कर दे, चलो एक बार रिपीट कर देना फटाफट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो तो रिपीट कर दे। कॉपी में कर लो फटाफट तो रिपीट कर दे, जल्दी से जल्दी जल्दी करो तो रिपीट कर दे। तो रिपीट भाई साहब ऐसा सीन है, ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बी एन बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में दूरी का स्क्वायर लिखते हैं। दूरी का स्क्वायर लिखते हैं, आपको पता है ना दूरी का स्क्वायर करते हैं। तो नॉर्थ पोल से हमने जो दूरी निकाली थी, नॉर्थ पोल से जो दूरी निकाली थी वो तो आई थी √r² प्लस l², क्योंकि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करके हमने यहाँ पे निकाला था कण लिया था ना इसका।
याद है कल निकाले थे, नॉर्थ पोल से जो दूरी थी बिंदु पी की वो निकाले थे, दूरी का स्क्वायर हम यहाँ पे करे थे, दूरी का स्क्वायर किए थे। अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो हमने कहा कि रखे रहो शांति से, क्या करना है अभी। तो मैंने यहाँ पे bn निकाल लिया, फिर इसी प्रकार से bn निकाला, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ध्रुव सामर्थ्य लिखा, bs का ध्रुव सामर्थ्य m है, इसका सिर्फ परिमाण लिखेंगे, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ परिमाण हमने m लिखा इसका, और क्या लिखा भाई, इसका सिर्फ परिमाण लिखा है m bs वाले का, और यहाँ पे bs से दूरी, bs से मतलब यहाँ पे जो साउथ पोल है उससे यहाँ पे दूरी निकली, साउथ पोल से बिंदु P की दूरी भी उतनी ही है, क्योंकि आधार हमारा L और कण हमारा लंब हमारा कितना है R है। तो इस तरीके से हमने दोनों ही चीज़ें रख ली। दोनों ही चीज़ें रखने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि दोनों को घटकों में डिवाइड कर दो, घटकों में वियोजित कर दो। तो जब घटक में वियोजित किया तो बिंदु P पर क्या बन के आया बताइए, बिंदु P पर इसके घटक बन के आए, इस तरीके से हमने हिस्सों में तोड़ दिया। आते ही मान मैंने आपको तोड़ के दिखाया, मैंने कहा दोनों को तोड़ दो, तो आपके जो bn साइन थीटा और bs साइन थीटा घटक एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता सिर्फ bn cos थीटा और bs cos थीटा के कारण ही होगी। ये हमने कल किया था। फिर इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, b बराबर bn cos थीटा प्लस bs cos थीटा, हमने cos थीटा दोनों का कॉमन ले लिया, bn प्लस bs बचा, bn की वैल्यू रखी, bs की वैल्यू रखी, जो bn निकाला जो bs निकाला रख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सर पावर क्या, पावर देखते जाओ समझ जाओगे, पावर देखते जाओ समझ जाओगे, ठीक है, देखते जाओ समझ जाओगे। फिर हमने कहा कि इसको रखे रहो, फिर मैंने कहा कि ये दोनों अगर साथ में रखे हैं तो जोड़ के भी रख सकते हैं, मतलब ये जुड़ तो रहे हैं, जुड़ेंगे कैसे ये दोनों बड़ी बड़ी चीज़ें जुड़ेंगी कैसे, मैंने कहा दुई लिखो, दुई से गुणा करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास x प्लस एक्स लिखा हो तो आप क्या करते हो, इनको जोड़ने की बजाय आप इनको जोड़ पाओगे क्या, नहीं जोड़ सकते, आप लिखते हो 2 और एक x उठा के रख देते हो, 2x बन गया। ठीक है, वैसे इन दोनों को जोड़ना है तब क्या रखोगे, 2 लिखोगे, इसको उठा के रख दोगे, हो गया, जुड़ गया। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी आधार बटे कड़ करके, तो यहाँ पे रख दी इसको, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कड़ करके निकाल ली। अब उसके बाद देखिए 2 यहाँ पे बाहर है, इसको हमने गुणा करके इसके पास, क्योंकि गुणा में तो है ना, सब ऊपर सब गुणा में है, तो 2 को हमने अंदर रख दिया, तो म्यू नॉट m इंटू 2l बन गया, ऊपर क्या बन गया, म्यू नॉट m इंटू 2l, m इंटू 2l तो कैपिटल M होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसे ही बैठा है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पावर कैसे लिखा है हमने, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा वाला नीचे बचा हुआ था, है ना, इसका पावर 1 इसका पावर 2, 2 और 1 मिलके क्या बन गया, 3 पावर बन गया। अब ये बताइए रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर, रूट को हम क्या लिखते हैं 1/2 पावर, तो हमने देखो इसका पावर लिखा 1/2, क्योंकि इसका रूट था तो हमने इसका पावर 1/2 लिखा, और 3 और 1/2 गुणा होगा, देखो पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाता है, तो 3 को 1/2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 को 1/2 से गुणा किया तो क्या बन गया हमारे पास 3/2, एक तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब उसके बाद मैंने कहा कि अगर एल स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो एल स्क्वायर को 0 मान लो, एल स्क्वायर को 0 किया तो आर स्क्वायर प्लस 0 आर स्क्वायर बच गया, नीचे आर स्क्वायर और 0 मिलके क्या बन गया, आर स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर है, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा हो जाता है, जब 2 को 3/2 से गुणा करोगे ऐसे करके, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, गुणा हो जाता है, 2 को 3/2 से गुणा करोगे 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 3 बचा, तो आर का पावर 3 बचा बस। बताइए समझ आ गया सबको, आ गया समझ, कोई दिक्कत, इजी है, वेरी गुड बेटा, इजी तो है ही है, कॉपी में करोगे आ जाएगा। जो पावर ओवर का समझ में नहीं आ रहा ना, पावर कैसे कहाँ चली गई, पावर कैसे क्या हुआ, कॉपी में करो आ जाएगा। यार एक तो कमेंट समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है, कॉपी में करो समझ में आ जाएगा, ठीक है, किसका क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है, आराम से कॉपी में करोगे आ जाएगा, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत आसान था, कॉपी में करोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है, पदार्थ का चुंबकीय गुण। इसको खत्म कर लेते हैं, 2-3 टॉपिक है इसके अंतर्गत, खत्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालिए सब बच्चे जल्दी से, कॉपी में हेडिंग डालिए, पदार्थों के चुंबकीय गुण। 10 मिनट इसे कर लेंगे, फिर उसके बाद छोड़ेंगे छुट्टी, 10 मिनट इसे पढ़ लो फिर छुट्टी। पदार्थों के चुंबकीय गुण, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे जल्दी जल्दी, ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे इसे, ठीक है, क्या लिखोगे, प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले, में पाए जाने वाले, में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, समस्त पदार्थ,
समस्त पदार्थों को उनके चुंबकीय गुण के आधार पर, उनके चुंबकीय गुण अर्थात कॉपी पेन निकाल के साथ साथ लिखते जाइए, अर्थात चुंबक के साथ उनके व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। खड़ी पाई क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, सनी लिख रहे हो कि नहीं? सर आपका कॉल आया था, मेरा कॉल कहाँ से आ जाएगा जी, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अरे एक कोई कंपनी थी वो कॉल करी थी। आजकल होम लोन वाली बड़ी कंपनियां कॉल कर रही हैं मुझे, पता नहीं क्यों। कोई लड़का लग रहा है मेरा होम लोन में नंबर डाल दिया और होम लोन की कंपनियां बहुत सारी कॉल कर रही हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, समस्त लिखा है यार, ये तो मैं हिंदी कैसे गलत कर सकता हूँ? आपको पता है मेरी हिंदी बहुत सही होती है। पदार्थों को उनके चुंबकीय गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, ध्यान सुनिए, कल एग्जाम में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये मारेंगे ओम प्रकाश, समझ में आ जाएगा, फालतू बात कर रहे हो। देखो ध्यान से सुनिए, सुनिए मेरी बात, ध्यान सुनिए। अच्छा बैक तो नहीं करना, सबका हो गया है, पीछे का हो जाएगा, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। जिनका नहीं हुआ है वो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। मैं फिर से एक बार खोल दे रहा हूँ, आगे पढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुन लो, मजा आ जाएगा। इसके आगे मैंने पढ़ाया था आज, तो 1 2 3 ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। 1 2 3 हो गया, आगे देखो 1 2 3 हो गया, बताओ जल्दी से 1 2 3 हो गया, सब कुछ हो गया। 1 2 3 हो गया, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कहाँ है ये? तो प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, दुनिया में जितने भी पदार्थ पाए जा रहे हैं, उन सबके पास एक चुंबक ले जाके रख देंगे। बात को मेरी समझो, ध्यान से सुनिए। दुनिया में जितने भी पदार्थ पाए जा रहे हैं, जैसे स्टील है, लोहा है, सोना है, चांदी है, और क्या है, निकिल है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, दुनिया में जितने पदार्थ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, जो भी है, हर पदार्थ के पास हम चुंबक ले जाके रखेंगे, हर पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखेंगे। फिर उन पदार्थों को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पदार्थों को चेक करेंगे कि वो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, चुंबक की तरफ ज्यादा तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पे, चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और चुंबक की तरफ ज्यादा तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, या चुंबक से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, चुंबक से धक्का मार के दूर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा? हमने कहा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है ना, उन सबको चुंबक के नजदीक ले जाके रखो, उनको चुंबक के नजदीक ले जाके रखो, और नजदीक ले जाके रख के चेक करो क्या ये चुंबक जो है इन पदार्थों को अपनी तरफ खींच रहा है, प्रबल ताकत से खींच रहा है, दुर्बल ताकत से खींच रहा है, या धक्का मार रहा है, धीमे धक्का मार रहा है या तेजी से धक्का मार रहा है। सब कुछ हमें चेक करना है। इससे हमें पता चलता है कि इस पदार्थ में चुंबक का गुण कुछ है कि नहीं है, आकर्षण का गुण इसमें कुछ है कि नहीं है, इस पदार्थ में खुद चुंबक का गुण है कि नहीं है। अगर ये खिंच पा रहा है चुंबक के द्वारा, तो इसके मतलब इसके अंदर भी कुछ चुंबकीय गुण हो सकता है। अगर ये खिंच पा रहा है चुंबक के द्वारा, तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर कुछ चुंबकीय गुण संभव है। लेकिन अगर ये खिंच नहीं रहा, बिल्कुल भी धक्का मार दे रहा है, कह रहा है हमको तुमसे मतलब नहीं है चुंबक, निकलो यहां से, तो फिर तो दिक्कत है। तो फिर यहां पे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया इसका कुछ ना कुछ व्यवहार अलग है। तो इसका व्यवहार जो होगा ना चुंबक के साथ, उस व्यवहार को हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे अब, ठीक है। तो दुनिया में सारे पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया गया उनके व्यवहार के आधार पर। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनको उनके व्यवहार के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया? प्रमुख 3 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन से थे? ठीक है, यह वर्गीकरण निम्न 3 भागों में होता है, निम्न 3 भागों में होता है, 3 भागों में होता है। कौन कौन से भाग में होता है?
पहले भाग को कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहा जाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरे पार्ट को कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीन प्रकार के पदार्थों में बांटा जाएगा इन्हें। कौन कौन से भाग हैं हमारे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या क्या कहेंगे? बात समझ में आ गई? लिखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखिए। इसमें रिपीट क्या करना है बताइए? तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। डाया पढ़िए चाहे डाई पढ़िए, ठीक है। डाई लिखोगे तो आप ए भूल जाओगे, तो डाया पढ़िएगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। एक बार सारे बच्चे कॉपी में लिखिए फटाफट, जल्दी 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 लिखिए फटाफट, जल्दी जल्दी। हो गया? डन डन। रवि का हो गया भाई। ओम प्रकाश सर आई लव यू लिखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओम प्रकाश लिखे थे आई लव यू, हमें कह रहे थे। अच्छा सॉरी ओम प्रकाश बाबू। हो गया सबका? हो गया भैया, हो गया, हो गया सबका, हो गया। कॉपी में, कॉपी में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो गया हो गया हो गया हो गया, सारे बच्चों का हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, फिर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलो 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 चलो, इतना सबका हो गया ना? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। 1 2 3, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई साहब, चलो आगे देखते हैं। तो अगली जो हेडिंग पड़ेगी, अगली जो हेडिंग पड़ेगी, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ना, ये होता क्या है। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये बारी बारी से बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत प्यार समझाऊंगा। प्रतिचुंबकीय मतलब देखो, प्रति, प्रति मतलब क्या होता है? एंटी हो जाना। डाई मैग्नेटिक, नाम से क्या पता चल रहा है? आप सोचो नाम से क्या पता चल रहा है? प्रतिचुंबकीय। देखो फिजिक्स में जो नाम होता है ना, वो ऐसे ही रहता है। जैसे कोई लड़की का नाम रहता है खुशी, मैंने देख रखा है, वो सबसे ज्यादा दुखी रहती है। आप अक्सर देखोगे जिस लड़की का नाम रहेगा खुशी, वो सबसे ज्यादा दुखी रहती है। बात समझे? बात समझ में आया? तो उसी प्रकार से यहाँ फिजिक्स में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर लिखा है प्रतिचुंबकीय, तो इसका मतलब डाई मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक गुण नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक गुण नहीं है। इसका मतलब अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख दोगे ना, इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके इसे रख दोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से ये जो है विपरीत दिशा में चुंबकित होगा, और ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित होगा। थोड़ा सा क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, दूर जाएगा, ठीक है। प्रतिकर्षित होगा, ये आकर्षित नहीं होगा, खींचेगा नहीं चुंबक की तरफ। चुंबक की तरफ ऐसे नहीं कि चुंबक यहाँ नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पे ऐसे रखा पास में, ऐसे खींचाया फट्टा से, ऐसे नहीं होगा। ये दूर भाग जाएगा। ये थोड़ा सा कोशिश करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागे। इसमें थोड़ा सा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिकर्षण का गुण आ जाए, प्रतिकर्षण का गुण आ जाए मतलब प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अब देखिए अनुचुंबकीय मतलब, अनु मतलब होता है कि दिशा में, अनु मतलब होता है कि दिशा में, अनु मतलब क्या होता है? कि दिशा में, कि दिशा में, ठीक है। तो अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, और फिर वो भी हल्का सा होंगे, बहुत ज्यादा चुंबकित नहीं होंगे, बहुत हल्का सा चुंबकित होते हैं, बहुत हल्का सा चुंबकित होते हैं, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अगर आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल लिया हुआ है, यहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ ऐसे रख दिया है, यहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया है, तो ये हल्का सा इसमें क्षेत्र की दिशा में ये मूव करते हैं, हल्का सा क्षेत्र की दिशा में चलने लग जाता है, ठीक है सर। मतलब ऐसे क्षेत्र की दिशा मतलब खींचते हैं ये, ठीक है। अच्छा, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ ये बहुत तेजी से आके चुंबक में चिपक जाएंगे। अगर इनको आप चुंबक के नॉर्थ पोल मान ली, इसको इसके पास रख दोगे ना, चुंबकीय क्षेत्र में मान लो यहाँ पे रख दिए हो ला करके, ऐसे ऐसे ला के रख दिए हो ऐसे करके, तो फिर ये क्या होगा? बहुत तेजी से इसे खींच लेगा, नॉर्थ पोल इसको बहुत तेजी से ऐसे खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा।
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गुण हैं इसमें, कल सारे गुणों पे चर्चा करेंगे। कल एक विशेष पूरा टॉपिक लगाया इन्हीं तीनों के बारे में, कल इन्हीं तीनों के बारे में पूरा एक टॉपिक लगाया जिसमें हम लोग इन्हीं तीनों के गुण के बारे में चर्चा करेंगे बस, ठीक है। तो कल का टॉपिक होने वाला है इन तीनों के बारे में, परेशान मत होइएगा। कल इनको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय को, ठीक है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? आज के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं, आपका पेपर भी है और रहने देते हैं आज, ठीक है। क्या कहते हो, आज रहने देते हैं, घर जाके रिवाइज करो चैप्टर 3 चैप्टर 4 अच्छे से, चैप्टर 3 चैप्टर 4 अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। कल क्लास होगी नहीं होगी मैं अभी नहीं कह सकता, ठीक है। टीम से डिसाइड करेंगे, टीम ने अगर कहा कि क्लास होगी तो होगी, अगर टीम ने कहा नहीं होगी तो नहीं होगी भाई, और अगर टीम ने कहा कि रात के 9 बजे होगी तो रात के 9 बजे ले लेंगे। आपको याद होगा पिछली बार हम लोगों ने रात के 9 बजे क्लास ली थी, याद है कि नहीं याद है? पिछली बार जब पेपर था फिजिक्स का उस दिन हमने रात के 9 बजे क्लास ली थी। मेरा घर बहुत दूर है, वहाँ से चल के आए थे, लेकिन क्लास तो लेना ही था, क्लास तो लेना ही था। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमने क्या देखा, हमने बहुत आराम से चीज़ें देखी। हमने देखा कि अगर आप निकालते हो तो म्यू 0 अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब आएगा, पहली चीज़ ये निकल के आएगी। ये क्या है, कोई भी अगर चुंबक है, कोई चुंबक है, इसके निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पी पर अगर आप तीव्रता निकालना चाहते हो तो ये तीव्रता इतनी आती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने जाना कि चुंबकत्व के आधार पर जो वर्गीकरण होता है पदार्थों का, चुंबकत्व के आधार पर जितने भी दुनिया भर के पदार्थ हैं ना, जितने भी दुनिया भर के पदार्थ हैं उनको बांटा जाता है चुंबकत्व के आधार पर वर्गीकरण। जब दुनिया भर में जितने भी पदार्थ हैं, कल मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका वर्गीकरण, कौन कौन से पदार्थों को प्रतिचुंबकीय में रखा गया, कौन कौन से पदार्थों को अनुचुंबकीय में रखा गया, कौन कौन से पदार्थों को लौ चुंबकीय में रखा गया। कल ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में होगी। चुंबक के आधार पर वर्गीकरण आज हम लोगों ने सीखा, ये दो चीज़ें हमने जानी। डीपीपी मिलेगी, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा टाइम रहे तो, लेकिन टाइम ज़्यादा बर्बाद मत करिएगा डीपीपी वगैरह सॉल्व करने में। मैं फिर से कहूँगा डीपीपी तो मिलेगी, बट टाइम आज आपका सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 3 चैप्टर 4 के रिवीजन में जाना चाहिए, टाइम और कहीं मत बर्बाद करना, ठीक है। तो डीपीपी वगैरह सॉल्व फिर से हो जाएगी, बाद में भी हो जाएगी, लेकिन आप चैप्टर 3 चैप्टर 4 का रिवीजन कर लेना। रिवाइज चैप्टर 4 कंप्लीट, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, 3 भी और 4 भी, दोनों को अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करो बैठ के। और बाकी आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि भाई साहब कल हम लोग प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकत्व, लौ चुंबकत्व पढ़ेंगे, ये अगली क्लास है हमारी। इस चैनल पे आपको पता है कि 11 बजे मैं आ रहा हूँ लेकर के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। लगभग 80 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट, मेरी कोशिश रहेगी कि सारे फंसा दूँ मैं, ठीक है। तो आ रहा हूँ मैं 11 बजे लेकर के, आइएगा सारे साथी, बहुत जल्दी से आज जुड़ जाइएगा फटाफट, ठीक है। जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद ओंकार के साथ जुड़े रहने के लिए, जीत हमारी होगी और फोड़ देंगे यार, विश्वास रखो। आपने पढ़ा है, आपने इतना पढ़ रखा है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से कि आपको फंस जाएगा सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा, परेशान मत हो, ठीक है। विश्वास रखो खुद पे, हो जाएगा सब। चलो जल्दी से बता दो एक बार। बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को, भगवान से मनाएंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा से हो जाए, ठीक है। बस मेहनत करते जाओ खूब मन लगा के, चीज़ें अच्छी होंगी यार। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।